तो हेलो गाइस, आज हमारा केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं किसके बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिस टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है रेट लॉ। क्या नाम है? रेट लॉ। अब ये रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ तो एक लॉ है, रेट के ऊपर लॉ है। क्या बताता है ये? जो ये रेट लॉ है ये एक्सप्लेन करता है, रेट लॉ एक्सप्लेन्स the explains the dependence of rate of reaction on the concentration। ये लो एक्सप्लेन करता है कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, रेट लो जो है वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स है उनकी कॉन्सेंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या आती है? दूसरी बात आती है आपकी इसके अंदर। दूसरी बात, दिस डिपेंडेंस, जो ये बता रहा है ना कि कैसे डिपेंड करता है, दिस डिपेंडेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस डिपेंडेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय एक्सपेरिमेंट्स। तो जो ये डिपेंडेंस है ना कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कैसे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है स्पीशीज की कंसंट्रेशंस के ऊपर, ये हमने कैसे देखा? ये हमने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता किया। इसको हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। तो आइए समझते हैं कि कैसे क्या होता है इसके अंदर। तो कंसिडर करते हैं रिएक्शन, कंसिडर ए केमिकल रिएक्शन। मैं क्या कर रहा हूँ? केमिकल रिएक्शन को कंसिडर कर रहा हूँ। कंसिडर ए केमिकल रिएक्शन। एक रिएक्शन को कंसिडर करते हैं। मेरे पास एक रिएक्शन है जिसके अंदर ए प्लस बी ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं और ये दोनों रिएक्टेंट्स मिलकर क्या बना रहे हैं? दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स मिलकर कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं। कुछ भी बना सकते हैं, सी प्लस डी या खाली सी बना सकते हैं। तो अगर मुझे इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट्स के, नहीं रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन की प्रोडक्ट का। जो भी आपके रिएक्टेंट्स होंगे उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होंगी उनका प्रोडक्ट कर दो और उनकी पावर में आता है x और y। अब ये x और y क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले आप ये समझो कि जब ये प्रोपोर्शनल का साइन मैं हटाता हूं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लिखते हैं k। a की कॉन्सेंट्रेशन पावर में आता है x और b की कॉन्सेंट्रेशन पावर में क्या आता है? y। तो ये तो हो गया रेट लॉ के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन के लिए रेट। अब इसके अंदर डिस्कस करते हैं कि कौन सी चीज क्या है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये R क्या है। ये R होता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन, ROR। ये K क्या होता है? ये होता है आपका रेट कांस्टेंट। क्या होता है? रेट कांस्टेंट। मैं नीचे लिख देता हूँ अलग से, ठीक है, यहाँ से सब बेकार हो जाएगा। यहाँ पे लिखता हूँ R क्या होता है? R होता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। K क्या होता है? K होता है रेट कांस्टेंट। क्या होता है K? रेट कांस्टेंट। या इसी का ही दूसरा नाम क्या होता है? इसी का दूसरा नाम होता है वेलोसिटी कांस्टेंट। क्या नाम होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट। या फिर इसी का ही एक नाम और होता है स्पेसिफिक रिएक्शन स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ये भी इसी का ही नाम होता है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ए क्या होता है? ए अगर आपसे कोई पूछ ले ए क्या है, यहाँ पर ए और बी ये क्या है? ये दोनों की दोनों क्या है? कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये दोनों की दोनों क्या है? रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन है। ऐसा जरूरी नहीं है कि रिएक्शन के अंदर दो ही रिएक्टेंट होंगे, एक भी हो सकता है तो हम एक लिखेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि रिएक्शन के अंदर दो होंगे तो एक लिखेंगे, नहीं, दो होंगे तो दो लिखेंगे, एक होगा तो एक लिखेंगे। दूसरी बात, इसके अंदर मैंने एक चीज और लिखी, एक्स और वाई। ये एक्स और वाई क्या है? एक्स क्या होता है? एक्स होता है आपका ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर। और y क्या होता है? y होता है ऑर्डर
विद रिस्पेक्ट टू बी। ये ऑर्डर क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। ये ऑर्डर हम लिखते क्यों है यहाँ पर? ये ऑर्डर क्या करता है, मुझे इस केमिकल रिएक्शन की, जो ये ऊपर यहाँ पर रिएक्शन हो रही है ना, ये ऑर्डर क्या करता है, मुझे इस केमिकल रिएक्शन की सेंसिटिविटी को बताता है। यानी कि अगर मैंने एक ही कंसंट्रेशन को चेंज किया तो रिएक्शन की रेट में कितना चेंज आएगा, ठीक है ना। अगर मैंने बी की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज किया तो बी की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते ही रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर कितना चेंज आएगा, ठीक है। तो x क्या होता है, x होता है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a, y क्या होता है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b। और इन दोनों का जो सम होता है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, इन दोनों का जो सम होता है यानी कि x प्लस y, इन दोनों का जो सम होता है वो होता है n के बराबर। और ये n क्या होता है, n होता है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n होता है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि पूरी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। भाई x तो हो गया ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है, y हो गया ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b, और x प्लस y का जो सम होता है वो बताता है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इस ऑर्डर के बारे में आपको 4 बातें मुझे बता रहा हूँ वो पता होनी चाहिए, 4 बातें। पहली बात इसके बारे में, पहली बात, जो ये ऑर्डर होता है ना, ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। एक्सपेरिमेंटल यानी कि एक्सपेरिमेंट से पता की गई है, आप ऐसे रिएक्शन को देखकर नहीं बता सकते कि उसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। सेकंड बात करते हैं। सेकंड क्या होता है, जो n की वैल्यू होती है ना, वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो जीरो भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो एक होल नंबर भी हो सकती है, और वो फ्रैक्शनल भी हो सकती है, ठीक है। समझ में आई? जो n की वैल्यू है वो जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और होल नंबर भी हो सकती है, और फ्रैक्शनल भी हो सकती है, ठीक है। तीसरी बात अगर आप ध्यान देंगे, तीसरी बात अगर आप ध्यान देंगे तो ऊपर मैंने इस रिएक्शन की जो स्टोइशियोमेट्री है वो तो है ए, स्टोइशियोमेट्री क्या है इस रिएक्शन की, ए और बी, लेकिन मैंने जो पावर में लिखा वो लिखा एक्स और वाई। तो मैंने इसकी जगह ए और बी क्यों नहीं लिखा, कब लिख सकते हैं तो उसके बारे में बता रहा हूँ, कब लिख सकते हैं और अभी क्यों नहीं लिखा मैंने। तो ध्यान रखना है आपको, जब भी किसी रिएक्शन के अंदर ये बोल दे, क्या बोल दे कि इट्स अ बेसिक रिएक्शन, या फिर ये बोल दे इट्स अ वन स्टेप रिएक्शन, या फिर ये बोल दे इट्स अ एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। तो तब तक आपको कुछ नहीं करना, एक्स और वाई रखना। लेकिन जब आप इसमें किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये बोल दिया जाए कि बेसिक रिएक्शन है, कंसिडर दिस बेसिक रिएक्शन, या कंसिडर दिस वन स्टेप रिएक्शन, या कंसिडर दिस एलिमेंट्री रिएक्शन, तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो एक्स होगा वो ए के इक्वल हो जाएगा, और जो वाई होगा वो बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जो एक्स होगा वो ए के इक्वल हो जाएगा, और जो वाई होगा वो बी के इक्वल हो जाएगा। वन स्टेप रिएक्शन में क्यों ऐसा होगा, क्योंकि वन स्टेप से जो ज्यादा स्टेप्स वाली रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर क्या लिखा जाएगा, तो फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें जिस रिएक्शन को होने में एक से ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व हो रखे हो, ठीक है ना। कोई रिएक्शन तो ऐसी होती है जो एक ही स्टेप में हो जाती है, कोई रिएक्शन ऐसी होती है जो एक से ज्यादा स्टेप्स लेती है। जैसे कि आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, ऑर्गेनिक में बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो एक से ज्यादा स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है, उसकी मैकेनिज्म जब आप समझोगे, है ना, तो वो सारी क्या होती है, वो सारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए आप ऑर्डर कैसे बताओगे, तो ध्यान क्या रखना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर हम कैसे बताते हैं, उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मैकेनिज्म के अंदर जो भी स्लोवेस्ट स्टेप होगा वही मेरा उस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेगा। एग्जांपल के तौर पे एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। अब आपके टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पे उन्होंने कुछ लिख दिया, अब बोर्ड पर लिखने के बाद उन्होंने बोला कि नोट कर लो, तो सभी बच्चे नोट करने लगे। तो क्लास में एक बच्चा ऐसा होगा जो सबसे फास्ट नोट करता होगा, एक बच्चा ऐसा होगा जो सबसे स्लो नोट करता होगा, ठीक है। तो अगर आपके सर को
उस लिखे हुए जो बोर्ड पर उन्होंने लिखा हुआ उसको रब करना है, तो वो क्या करेंगे, वो फास्ट वाले के हिसाब से चलेंगे कि स्लो वाले के साथ, स्लो वाले के हिसाब से। ऐसा क्यों? क्योंकि क्लास के जो स्लोवेस्ट बच्चे ने सब कुछ, जो स्लोवेस्ट बच्चा है अगर उसने लिख लिया तो इसका मतलब सबने लिख लिया होगा ना। फास्ट वाले ने लिखा और सबने लिखा तो बात ऐसा, ऐसी बात तो मैं मान ही नहीं सकता। स्लो वाले बच्चे ने लिख लिया तो इसका मतलब सबने लिख लिया होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस क्लास पर जो बोर्ड पर लिखा हुआ है उसके लिखने की जो रेट है वो किस पर डिपेंड कर रही है, उस स्लोवेस्ट बच्चे पर डिपेंड कर रही है। वही उस बोर्ड पर लिखे जाने की रेट को क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है, स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लोवेस्ट स्टेप जो होता है वही मेरा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखता हूँ इसको RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपको मैकेनिज्म दी होगी, वैसे तो आपसे पूछेगा नहीं, अगर पूछता है तो आपको क्या दी होगी, मैकेनिज्म दी होगी, और उस मैकेनिज्म के अंदर आपको स्लोवेस्ट स्टेप लिखा मिलेगा कौन सा है। तो उस स्लोवेस्ट स्टेप की हेल्प से ही आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि उस रिएक्शन का रेट क्या होगा। तो टोटल हमने कितनी बातें पढ़ ली, टोटल हमने 4 बातें पढ़ ली ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, यानी कि एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही आप इसको बता सकते हैं, निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जो n की वैल्यू होती है वो नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, होल नंबर भी हो सकती है और फ्रैक्शनल भी हो सकती है। तीसरी बात, अगर आपको क्वेश्चन में बोल दे कि वन स्टेप रिएक्शन है, बेसिक रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो उस केस में जो x होगा वो a के बराबर हो जाएगा और जो y होगा वो b के बराबर हो जाएगा। चौथी बात, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वही मेरा क्या कहलाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। क्या कहलाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। अच्छा, आपकी बुक में यहाँ पर आपको एक चीज लिखी मिलेगी, क्या आपको यहाँ पर एक लॉ और लिखा मिलेगा एनसीईआरटी के अंदर, लॉ ऑफ मास एक्शन। अब डिफरेंस क्या है रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर, अगर आपसे कोई पूछे कि डिफरेंस बता दो, डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको अगर ओरली बताऊं तो जो रेट लॉ होता है वो एक्सपेरिमेंटली होता है, जो लॉ ऑफ मास एक्शन होता है वो थियोरेटिकल लॉ है। तो मैं लिख देता हूँ क्या पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ क्या डिफरेंस बिटवीन रेट लॉ, डिफरेंस बिटवीन रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। डिफरेंस बता रहा हूँ किसकी किसके बीच में, डिफरेंस बता रहा हूँ रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन के बीच में। तो एक रिएक्शन को कंसिडर करते हैं, ठीक है, एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी और इससे मुझे क्या मिल रहा है, इससे मुझे मिल रहा है सी। अगर मैं इसके लिए अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं इस रिएक्शन के लिए रेट लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, आर बराबर हो जाएगा किसके, के, ए की कॉन्सेंट्रेशन पावर में एक्स और बी की कॉन्सेंट्रेशन पावर में वाई। और जो ये एक्स और वाई है ये ए और बी के बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये मुझे कैसे पता लगेगा, ये मुझे एक्सपेरिमेंटली पता लगेगा, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जो लॉ ऑफ मास एक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे इसकी रेट लिखनी हो तो मैं कैसे लिखूंगा, लॉ ऑफ मास एक्शन जो मैंने अभी आपको बताया कि ये थियोरेटिकल लॉ है, तो अगर इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लिखनी है, इसके अकॉर्डिंग आपको रेट लिखनी है तो आप लिखेंगे आर बराबर के, ए की कॉन्सेंट्रेशन पावर में आएगा ए यानी कि इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बी की कॉन्सेंट्रेशन और पावर में क्या आएगा बी। तो ये अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन की रेट। तो बस ये डिफरेंस है कि जो रेट लॉ होता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है, जो लॉ ऑफ मास एक्शन होता है वो कैसा होता है, थियोरेटिकल होता है। कैसा होता है, थियोरेटिकल होता है। अब इसके बाद यहीं पर हम बात करते हैं, आपको मैंने रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स बता रखी हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन की क्या यूनिट होती है, इसके बारे में हम पहले डिस्कशन कर चुके। क्या होती थी, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या बताया था, एटीएम सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि आपने अभी रेट लो पढ़ा,
इस रेट लॉ के अंदर आपका आया क्या, रेट कांस्टेंट। क्या आया, रेट कांस्टेंट। तो इस रेट कांस्टेंट की यूनिट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इस रेट कांस्टेंट की यूनिट की बात करेंगे। ठीक है, इस रेट कांस्टेंट की यूनिट की बात करेंगे। क्या यूनिट होती है रेट कांस्टेंट की, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी कि के की यूनिट क्या होती है। तो मैं आपको छोटा सा एक चीज करके दिखा रहा हूँ, आपको उसको याद नहीं रखना, केवल समझने के लिए। मुझे पता है कि अगर मैं रेट लॉ लिखता हूँ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के लिए, वो क्या होगा, आर बराबर होगा के, ए की कॉन्सेंट्रेशन पावर में आएगा एक्स और बी की कॉन्सेंट्रेशन पावर में क्या आएगा, वाई। मुझे पता है कि रेट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, रेट की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। के की मुझे पता नहीं निकालनी है। ए क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन की जो यूनिट होती है ना वो क्या होती है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इस मोल लीटर इनवर्स और लीटर इनवर्स को मोलर मान लेता हूँ, मोलैरिटी आसान होगा समझने में आपको। के की मुझे निकालनी है, तो ए की भी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मोलर, और पावर में क्या है एक्स। बी भी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, मोलर, और पावर में क्या होगा, वाई। ठीक है, अगले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो इधर एज इट इज रहेगा, मोलर सेकेंड इनवर्स के। अगर बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। और अभी मैं ऊपर पढ़ा के आ चुका कि एक्स प्लस वाई किसके बराबर होता है, एन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एन के। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मोलर सेकेंड इनवर्स इज इक्वल्स टू के एम, और पावर में क्या आ जाएगा, पावर में आ जाएगा एन। अगले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, इस एम एन को इधर इसके नीचे लेके आ रहा हूँ इधर। ठीक है, क्या लेके आ रहा हूँ, इसके नीचे लेके आ रहा हूँ। तो ये हो जाएगा के इज इक्वल्स टू मोलर सेकेंड इनवर्स, और अपोन में क्या आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा मोलर, पावर में क्या आ जाएगा एन। और ये ऊपर चली जाएगी, और ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, पावर माइनस की हो जाएगी। ऐसे तो करते हैं, जैसे 10 की पावर नीचे प्लस की हो तो ऊपर जाके माइनस की हो जाती है। सेम एज इट इज ये भी ऊपर जाके कैसी हो जाएगी, माइनस की। तो के बराबर किसके आ जाएगा, मोलर सेकेंड इनवर्स, और डॉट में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में एम की पावर माइनस एन। और जब भी बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड। और यहाँ पर साइन कैसा है, नेगेटिव का साइन है यहाँ पर। तो पावर क्या हो जाएगी, 1 प्लस ब्रैकेट माइनस एन, तो 1 माइनस एन हो जाएगी वो। तो मैं डायरेक्टली क्या लिख दे रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी यहाँ पर के इज इक्वल्स टू मोलर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। तो ये होती है आपकी रेट कांस्टेंट की यूनिट। और मोलर यानी कि मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स, और पावर में क्या आ गया इसके, 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। और इसको ओपन करके क्या लिख सकते हैं, इसको ओपन करके लिख सकते हैं, ये इसकी पावर में भी आ जाएगा और ये इसकी पावर में भी आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, कैसे, इसको हम लिखेंगे मोल 1 माइनस एन लीटर, और माइनस 1 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, एन माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो ये मेरी क्या होती है, ये मेरा एक जनरल फॉर्मूला है। अगर मुझे किसी भी ऑर्डर के लिए क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है। कैसे, मैं आपको इससे निकाल के दिखाता हूँ। सपोज करो, लेट अस सपोज मेरे पास जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू वो 0 हो जाए, यानी कि वो रिएक्शन हो जाएगी मेरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या हो जाएगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और मुझे इसके लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है। तो कैसे निकालूंगा, मैं लिखूंगा k इज इक्वल्स टू मोल 1 माइनस एन, और n की वैल्यू क्या हो गई, 0, तो 1 माइनस 0 लीटर, 0 माइनस 1 यानी कि 0 है क्योंकि यहाँ पे, और सेकंड इनवर्स। तो क्या आ जाएगा मेरा यहाँ से, रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होगी वो क्या आ जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये आ जाएगी मेरी रेट कांस्टेंट की यूनिट। नहीं समझ में आया, चलो अगर n की वैल्यू 1 हो जाए, अगर n की वैल्यू 1 हो जाए तो इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या हो जाएगी मेरे लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इसके लिए अगर मुझे रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, k इज इक्वल्स टू मोल 1 माइनस एन, और n की जगह इस बार क्या आ जाएगा 1, ठीक है, लीटर n माइनस 1, तो 1 आ जाएगा, n की जगह क्या आ जाएगा 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर कंसिडर रखा है। और s की पावर में क्या आ जाएगा माइनस 1, और इसकी पावर में क्या आ जाएगा 0, इसकी पावर में 0, जिसकी पावर में 0 आ जाता है, कुछ भी हो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो ये दोनों के दोनों 1 हो गए। तो यहाँ से k की यूनिट क्या निकल के आ गई, रेट कांस्टेंट की फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड इनवर्स। तो ये आ गई मेरे लिए फर्स्ट ऑर्डर की रेट कांस्टेंट की यूनिट। ठीक है, ऐसे ही हम किसके लिए निकाल सकते हैं, सेकंड ऑर्डर के लिए। किसके लिए निकाल सकते हैं, सेकंड ऑर्डर के लिए, यानी कि n इज इक्वल्स टू 2 के लिए।
ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैसे निकालेंगे, K इज इक्वल्स टू मोल 1 माइनस एन, 1 माइनस एन, एन की वैल्यू 2 है इस बार, लीटर n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1, ठीक है, 2 माइनस 1 एंड देन सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ से K की यूनिट क्या आ जाएगी, K की यूनिट आ जाएगी सेकेंड ऑर्डर के लिए -1 लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना, लीटर की पावर में +1 आएगा तो 1 + 1 लिखो ना लिखो बात एक ही है। तो ऐसे ही आप इससे क्या कर सकते हैं, इससे आप थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो आज के लिए हम यहीं पर इस लेक्चर को ऑफ करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।